जयपुर के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था दीनानाथ शर्मा का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी काव्या, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी नव्या, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, नव्या के मन में एक अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव में लोग काव्या की तारीफ करते थे। काव्या तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें नव्या के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थीं। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब काव्या की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अकल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते। काव्या को यह सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था नव्या मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन दीनानाथ शर्मा ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। काव्या ने सिर झुका लिया, जबकि नव्या की आंखों में चमक आ गई। पहले काव्या के लिए आर्यन का रिश्ता आया। आर्यन गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। नव्या ने जब यह सुना तो वो हंस पड़ी। वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। नव्या की बात पर काव्या ने कुछ नहीं कहा, जबकि दीनानाथ ने कहा, हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। काव्या उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ नव्या के लिए विक्रम का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। यह सुनते ही नव्या का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। दीनानाथ ने नव्या को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। काव्या शादी करके आर्यन के साथ उसके घर आ गई। आर्यन का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। काव्या, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए आर्यन, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। वाह, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा, अब तो मेरे ऐश ही ऐश हैं। अब तो काव्या मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने नव्या का घमंड दुगना कर दिया था। ओए कमला, इधर आ, ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ, और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें मायके पहुंची। काव्या ने साधारण साड़ी पहनी थी, तो नव्या ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थीं। तभी नव्या ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ काव्या, कैसा चल रहा है सब? आर्यन जी जो खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? नव्या की कड़वी बातें सुनकर काव्या का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर नव्या को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन गुजरने लगे। काव्या की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति आर्यन के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते काव्या थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनो काव्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला और मुझे क्या चाहिए?
हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह आर्यन ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से काव्या को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां आर्यन अपनी पत्नी काव्या से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ नव्या को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब नव्या नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास सावित्री ने उसे देख लिया। अरे कलमुही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती है, उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तो जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर नव्या का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छीन गई थी। शुरुआत में नव्या की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। विक्रम दिन भर दुकान में रहता। शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन नव्या ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? औरत हो, औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। नव्या, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो विक्रम की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि विक्रम का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और विक्रम की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। विक्रम का बहुत पैसा फंस गया और सास सावित्री का लहजा भी नव्या के लिए बदल गया। बहू, अब साथ श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह नव्या ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए, जो नव्या एक रानी की तरह रहती थी। इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर आर्यन ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, काव्या, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है काव्या, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल सब्जियां उगाकर वहां बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और आर्यन उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब आर्यन सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अरे सुनो काव्या, बाहर तो आओ जना। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे काव्या, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज हमारी 10,000 की सब्जियां बिक गईं। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अजी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसी ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ काव्या, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अजी, ये भी कोई कहने की बात है? आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और आर्यन वो बैग काव्या के हाथ में देते हुए कहता है, काव्या, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। क्या मेरे लिए हैं? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है।
ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? यह सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है। इस तरह आर्यन की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। काव्या ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की मां की बरसी थी, तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियां पहनी हुई थीं। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा? लेकिन काव्या का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्यन ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। यह सुनकर नव्या की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद विक्रम की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे। नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा नव्या पर टूटने लगा। वो दिन रात नव्या को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे विक्रम की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो विक्रम की मदद तो करते। ये सुनकर नव्या को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक वस्तु की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरह जहां काव्या की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नव्या की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। नव्या रसोई के एक कोने में बैठी थी। रो रो कर आंखें सूजी हुई थीं। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। न मायके से पैसा लाई, न किस्मत लाई। कुलक्षणी है तू। यह सब सुनकर भी विक्रम चुप था। उसकी चुप्पी नव्या के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। नव्या को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह विक्रम की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर पर भी बिकने की नौबत आ गई थी। तू अपने मायके चली जा कुलक्षणी। यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं हैं। नव्या का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब नव्या अपने मायके पहुंची तो दीनानाथ शर्मा उसे देखकर चौंक गए। बेटा नव्या, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा। मैं कहीं की भी रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। दीनानाथ नव्या को घर के अंदर ले गए, लेकिन नव्या लगातार रो रही थी। इसलिए दीनानाथ ने अपनी बड़ी बेटी काव्या को फोन किया। हेलो बेटी काव्या, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। बताइए क्या हुआ? बेटी काव्या, वो नव्या को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूँ। जब काव्या अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा नव्या के कमरे में गई। नव्या दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओह, तो अब हमारी लड़की इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है, जो मैं भुगत रही हूँ। रो मत बहन,
बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है, पैसा नहीं, इंसान बड़ा होता है। अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन काव्या ने आर्यन से बात की। आर्यन, मैं चाहती हूँ कि नव्या हमारे साथ काम करे। इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ठीक है काव्या, जैसा तुम चाहो। नव्या तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। नव्या आर्यन और काव्या के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना और आर्यन के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। नव्या के हाथ छिल गए, कमर दुख गई। मैं ये सब नहीं कर सकती काव्या, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। हिम्मत मत हार नव्या, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। नव्या ने आर्यन और काव्या के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। आर्यन और काव्या ने नव्या का साथ दिया और जल्द ही नव्या और काव्या ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। एक दिन विक्रम दीनानाथ के घर आया। नमस्ते पिताजी, नव्या कहाँ है? अब तुझे नव्या से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं नव्या को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाया, इसीलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? वो मेरी बेटी को इंसान नहीं, कोई सामान समझता हो। विक्रम बोल ही रहा था कि तभी पीछे से काव्या और नव्या भी वहां आ गईं। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नव्या को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? काव्या, तुम बीच में मत बोलो, मैं नव्या से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। मिस्टर विक्रम, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे अब ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मजाक है? मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो विक्रम, बिन पेंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहां। अपनी हद में रहो नव्या, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। अब जा यहाँ से। इस तरह विक्रम आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और काव्या और आर्यन ने मिलकर नव्या के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और नव्या की शादी अभिषेक से करवा दी। और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं।